याद रखें, एक कलम जो इतिहास बदलने का दम रखती है। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर देश के पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना और मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश का दिनांक 19 दिसंबर 2020 को महाअधिवेशन भोपाल में सभी साथियों का स्वागत और क्रांतिकारी अभिवादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समूचे बहुरीबंद तहसील में गली गली बीज और खाद की दुकानें बिना लाइसेंस के खुल गई हैं। इसमें कितनों के पास वैध लाइसेंस है, इसकी किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर ना तो जांच हो रही है ना ही कार्रवाई, जिससे दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। इसी कारण बीज, रासायनिक और कीटनाशक किसानों को 2 से 3 गुने दाम में बेचे जा रहे हैं। और सहायक संचालक खाद्य विभाग कटनी मनीष मिश्रा द्वारा बताया गया कि सत्येंद्र जैन निवासी तेवरी के द्वारा बिना लाइसेंस के खाद की बिक्री करने पर हमारी टीम द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके पास से जैविक फास्फोट का 235 बैग और कुछ अन्य उर्वरकों का बैग बरामद हुआ है, जिसका जब्ती बनाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकार के दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी मैंने 3 तारीख को जैविक खाद बुलाई थी, जो अपने निजी उपयोग एवं कुछ किसानों के लिए, जिसके सारे दस्तावेज, टेस्ट रिपोर्ट, अथॉरिटी लेटर बेचने के लिए भी, लेकिन मेरे पास में वर्तमान में गांव में बेचने के लिए जो जिले से लाइसेंस जारी होता है और परमिशन जारी होती है वो नहीं थी। और अभी हाल ही में 3 तारीख को मैंने माल बुलाया था, जिसका पूरा माल अभी स्टॉक में है। थोड़ा सा माल ही निकाला था मैंने, उसके बावजूद अधिकारियों से बोलने के बाद भी उनको सारे दस्तावेज मुहैया कराए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ही बात बोली है कि माल तो सही है, माल ओरिजिनल है, माल में कहीं कोई डुप्लीकेटिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सारे दस्तावेज सही है, लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है, इसलिए आपने गलत तरीके से भंडारण किया। इसकी कार्रवाई उन्होंने की है। ये टोटल माल की ना तो कोई शिकायत की है ना कुछ किया। तो टोटल जैविक खाद ही थी? टोटल जैविक है हमारे पास में। अच्छा, रासायनिक भी नहीं है? कोई एक भी रासायनिक नहीं है, टोटल जैविक है। जैविक का ही हमने उनको दस्तावेज मुहैया कराया है। परमिशन की कापी भी दी है, जो कंपनी ने हमको ऑथराइज किया था वो चीज़ भी हमने उनको प्रोवाइड कराई है। सारी चीज़ें हमने उनको दस्तावेज पूरे दिए, उसके बावजूद भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक जी। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ बिना लाइसेंस के उर्वरक वितरण किया जा रहा था, जिसका भी यहाँ पे दुकान के सामने अपने को भंडारण में मिला है। जैविक उर्वरक का फास्फोट रिच जैविक उर्वरक है, जिसके 235 बैग और एक दूसरा उर्वरक उसके 15 बैग मिले हैं। इनके पास अभी लाइसेंस नहीं है उर्वरक विक्रय का, इस कारण से ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पे जब्ती की गई है मटेरियल। सर, क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस के चल रही हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक और इसी तरह का जब्तीनामा किया था, और अभी यानी 6 महीने पहले अभी आपका एक बिजराव वो पकड़ो आपका ये एक और जब्तीनामा हुआ है, उसका स्थान मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और यहाँ पे हुआ है ना। 3 कार्रवाई 6 महीने के अंदर की जा चुकी हैं सर। और जो कार्रवाई भी चलती रहती है बराबर। नहीं, क्षेत्र में जो जितनी भी सारी खाद और बीज की दुकान है, जैसा कि अभी खेती का समय चल रहा है और किसानों को इसकी जानकारी होती नहीं, तो क्या वो मानक स्तर पे सही खाद जो है आ रही है, नहीं आ रही है? हमारे पास क्या होता है, शासन स्तर से हर साल यह है एक रूटीन प्रक्रिया है। हर साल हमारे पास लक्ष्य आते हैं, उस लक्ष्य के आधार पर हम हर साल सभी दुकानों से रैंडम आधार पर सैंपल लेते हैं। जैसे अभी त्योरी में ही अभी पिछले बार मेरा यानी करीब हफ्ते भर पहले यहाँ पे रूटीन दौरा हुआ था, तो उसमें करीब 3 जगह से सैंपल हमने लिए थे उर्वरक के, और उनकी जांच होती है। और जांच होने के बाद वो मानक स्तर के हैं कि अमानक स्तर के हैं, उसका रिजल्ट आता है। अमानक स्तर पर आने पर उस पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, जो अभी प्राइवेट में जो खाद वितरण हो रहा है उसको आधार बेस कर रहे हैं, तो उनके रेट को लेकर कुछ बता सकते हैं आप कि वो किस लेवल तक बेच सकते हैं? क्या रेट निर्धारित किया गया है? रेट निर्धारित आपका शासन स्तर से होता है, उसी रेट पर विक्रय होना है। नहीं, जो प्राइवेट बेच रहे हैं, जो गवर्नमेंट, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर कंपनी वार उर्वरक का रेट निर्धारित है, उसी रेट पर उनका विक्रय किया जाए। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो? अगर ज़्यादा ले जा रहा है तो उसके खिलाफ भी यही उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, शिकायत प्राप्त होने पर।
रतलाम अभिभावक पहुंचे कलेक्टर से मिलने। गुजराती स्कूल द्वारा पूरी फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है और ये भी नहीं बताया जा रहा कि कितनी ट्यूशन फीस है और कितनी सालाना। फीस न जमा करने पर प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। फीस के साथ अन्य गतिविधियों की फीस भी ली जा रही है। स्कूल फीस को लेकर डोंगरा नगर स्थित बोधी इंटरनेशनल स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर रहा है और पूरी फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। अभिभावक कलेक्टर से मिलने पहुंचे। गुजराती समाज द्वारा संचालित स्कूल में भी फीस को लेकर अभिभावकों में रोष है। कुछ अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन ये नहीं बता रहा कि एक्टिविटी फीस कितनी है और ट्यूशन फीस कितनी है। अभिभावकों के अनुसार स्कूल प्रबंधन पूरी फीस जमा करा रहा है। पहले फोन आया था कि जैन समाज के लोग ही पेमेंट कर रहे हैं। जब लॉकडाउन चल रहा था कि जैन समाज के लोग ही नाटक कर रहे हैं पेमेंट फीस देने में, तो फिर मैंने दबाव में आके फीस जमा कर दी। तो आज इतने पेरेंट कहाँ से आए? ठीक है। सेकंड बात ये बोलना चाहूंगी मैं आपसे कि जब मैंने फी जमा कर दी तो कल मेरे पास कॉल आता है कि मैम आपका बच्चे की फी जमा हो गई है और आपने 15 तारीख पहले इंस्टॉलमेंट कर दी है सारी, तो एक इंस्टॉलमेंट आपकी माफ कर दी जाती है, वो हम अगले ईयर के लिए ड्यू कर लेते हैं, मतलब पेमेंट वो जमा कर लेते हैं अगले ईयर के लिए। चाहे उस कंडीशन में मेरे को मेरी बच्ची को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। अभी जैसे एसएलसी की बात चल रही है और मैं इन पेरेंट के साथ खड़ी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो इनके साथ हूँ ना। अब वो 7,000 रुपए जो मेरी बेटी के आए हैं और आगे वो हो गए हैं, उस चीज को मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और स्कूल वाले समाज की बात ला रहे हैं इसमें, इस बीच में जैन समाज के, तो ये क्या तरीका है? और जैन समाज तो ये संस्था किसकी संचालक की है? कौन संचालक है? जैन समाज के बंदे ही संचालक है ना। और इतना वरिष्ठ है कि अगर एक ईयर पेमेंट भी नहीं लेना तो पूरे बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं। मेरा ये कहना है। तो जहाँ आप सब बड़े समाज सेवी बन रहे हैं तो थोड़ा सा समाज सेवा यहाँ पे भी दिखा दीजिए ना। हमारा बस यही कहना है कि कोरोना को देखते हुए कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग। क्या समस्या है आपने स्कूल को? हमने पेरेंट्स से, हमने स्कूल मैनेजमेंट से ये बात करी है कि कोरोना महामारी में सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो हमको फीस में 50% की रियायत दी जाए, या कुछ और आपकी तरफ से कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन इन्होंने साफ मना किया हम 25% करेंगे, वो भी हम इकट्ठे हुए उसके बाद, और 15 तारीख के पहले पूरी फीस जमा करोगे तो आगे कंटिन्यू रहोगे, नहीं तो आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। मतलब इनकी तरफ से धमकी दी जा रही है कि 15 तारीख के पहले 75% जमा करो, अन्यथा नहीं। तो हमने टीसी की बात करी तो बोले नहीं आप सबको टीसी ले सकते हो। अपन ने कोई बात ही नहीं करी थी, स्कूल प्रशासन ने बोला क्या? हाँ, स्कूल प्रशासन ने बोला कि आप टीसी निकाल सकते हो, सुनने को तैयार नहीं, फीस भरने को तैयार नहीं तो आप निकाल सकते हो। और हमने आप पूरी तरह स्वतंत्र तो हमने जब अंदर से बोला कि आप प्रिंसिपल को बुलाओ या मैनेजमेंट बुलाओ, तो उनके स्टाफ का कर्मचारी बोलता आप बाहर खड़े रहो। मतलब यहाँ बोलने का ये तरीका सिखाया जाता है। आज ऑनलाइन पढ़ा रहे, पहले 6 घंटे क्लास लगती थी, अब 1.5 से 2 घंटे लगती। उसके साथ भी 2 घंटे पेरेंट्स को देना पड़ता है, प्लस लैपटॉप मोबाइल नेट खर्चा अलग एक्सपेंसेस करना पड़ता है, वो भी पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। और एक भी पेरेंट्स, इतने पेरेंट्स हमारे, कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई से 10% भी खुश ना है, कोई भी पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है। उसके बावजूद भी 50% फीस पेरेंट्स अपने व्यवहार के कारण दे रहा है। मैडम के पेरेंट्स अभी फिर हंगामा कर रहे हैं फीस को लेकर। उनका कहना है कि स्कूल द्वारा फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है लगातार। इसके संबंध में जैसा शासन के भी निर्देश और कोर्ट के द्वारा भी जो है निर्णय ये हुआ है कि अभी वर्तमान में उनको ट्यूशन फीस लेना है, अन्य फीस को नहीं लेना है। जैसा कि अभी आपने तात्कालिक रूप से अभी मेरे को जानकारी मिली है कि बोधी स्कूल में कुछ पेरेंट्स के द्वारा घेराव वगैरह किया गया है, तो वो उसकी तथ्यात्मक स्थिति जो है जांच करा के पता हम लगा लेंगे कि क्या है वास्तविक स्थिति, वो कौन सी फीस मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर गुजराती स्कूल में भी यही हुआ कि वहाँ पर बच्चे को प्रवेश पत्र रोक दिया गया, तो पूरी फीस मांगी जा रही है, उसमें बताया नहीं जा रहा है कि उसमें ट्यूशन फीस कितनी है। नहीं, ट्यूशन फीस उनको बताना चाहिए, उसको डिस्प्ले भी करना चाहिए। हमने सभी प्रिंसिपल्स को और स्कूलों को, अशासकीय विद्यालयों को लिखित में दिया है कि वे इसके संबंध में जो है पारदर्शिता के साथ काम करें, जिससे कि आपकी विशेषता बनी रहे और किसी प्रकार का वाद विवाद न हो। तो सर अभी जो शिकायत प्राप्त हुई आपको गुजराती स्कूल के, उसमें जो प्रवेश पत्र रोक दिया, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? बस उसने पहले पता तो लगाया कि क्या तथ्यात्मक स्थिति क्या है, आपके द्वारा बताया गया है, तो मैं तथ्यात्मक स्थिति पता लगाता हूँ और उनसे स्पष्ट रूप से कहेंगे कि आप केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं, उनसे अन्य कोई फीस न लें। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 दिसंबर को गरोठ आगमन को लेकर आज क्षेत्रीय विधायक श्री देवीलाल धाकड़ ने प्रशासनिक अमले के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया और कार्य व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गरोठ विधानसभा में ये पहला दौरा है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री गरोठ क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। खेल में नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रेरणा स्रोत और राज्य मंत्री द्वारा अग्रसारित पंडित अविनाश
पांडे की प्रेरणा से समाज सेवी श्री राकेश कुमार सिंह ने ब्राह्मण पूजा के साथ कन्यादान का कार्यक्रम दिनांक 10 दिसंबर 2020 को नूनू बाबा दोपहर के प्रांगण में आयोजित कर जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इस अवसर पर समाज सेवी राकेश कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास के साथ अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना और ऋषिवर दुर्वासा के सम्मान में अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने गांव दुभड़ को रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह जैसे चमकाए हैं, उसी तरह से हम अपने दुभड़ गांव को भी बलिया के मानस पटल पर उसी तरह चमकाएंगे। इसमें मुख्य रूप से राकेश सिंह की पत्नी श्रीमती नीतू सिंह और अमित कुमार पांडे, सत्यप्रकाश पांडे, वीर नारायण पांडे, नन्हे सिंह, कामता सिंह, रामदयाल यादव, बदन यादव की सहभागिता रही। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है आपके? आज दो कार्यक्रम आयोजित किया है हमने। एक ब्राह्मण सम्मान समारोह था जो कि अभी भी समाप्त हुआ है। कितने लोग किया आप? ये लगभग हमने 35-40 लोगों का तैयारी किया हुआ था। ये ब्राह्मण समाज में क्या क्या कार्यक्रम हुआ? ब्राह्मण समाज में देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ब्राह्मण समाज में पुजारी जी लोग हैं जो हमारे यहाँ पूजा अनुष्ठान वगैरह कराते हैं, चाहे मंदिर हो या फिर घरों में हो, तो उनका जो समाज में योगदान था उसको लेकर मन में इच्छा थी कि एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें सभी को सम्मानित किया जाए और जनता के बीच में एक संदेश भी जाए कि इनका जो कार्य है उसका भी महत्व होना चाहिए। और इसी सिलसिले में बस विचार बना और ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें हम लोगों ने जो भी आवश्यक लगा कि एक ब्राह्मण को सम्मान देने के लिए देना चाहिए, चाहे फल हो, मिष्ठान हो, वस्त्र हो, बर्तन वगैरह, ये सब दक्षिणा वगैरह, ये सारे कुछ हम लोगों ने। ब्राह्मण के बाद और कौन से कार्यक्रम आपने? इसके बाद कन्या विवाह कार्यक्रम है जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आप अभी तक ये आपकी सोच कहाँ से है? जी, सोच की तो नहीं पता, लेकिन लगभग 5-7 साल जो है हम माँ दुर्गा का भंडारा का कार्यक्रम करते थे नवरात्र में, और उसी दौरान एक कन्या के बारे में पता चला था जो कि जिनका परिवार बहुत ही तंगी में था और धन की कमी की वजह से बेटी का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। और वहीं से इच्छा जगी कि नवरात्र में हम भंडारा कराते हैं तो क्यों ना उसी के साथ साथ कन्यादान का भी एक कार्य शुरू किया जाए। और वहीं से ये शुरुआत हुई और लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और लगभग 5-6 साल हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए। ऐसे तो नवरात्र में ही केवल 9वीं या 10वीं के दिन ही हम ये कराते हैं सामूहिक कन्या विवाह, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो नवरात्र के आगे या पीछे भी कुछ लोग मजबूरी में होते हैं, आ जाते हैं, तो उनका भी समस्या का हल करने के लिए उनके बेटियों का कन्यादान का कार्य करते हैं। इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से अगर कुछ बचा सकते हैं तो बचाइए, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, उनका हाथ पकड़ के चलना ये समाज का कार्य होना चाहिए। लेकिन ये आपके मन में विचार कैसा है कि गरीब लड़कियों का शादी कराना एक नेक काम है? देखिए, अब ये तो हिंदू धर्म में हर कोई जानता है कि जो कन्या होती है उसको देवी का रूप माना जाता है, और अगर जो देवी हैं उनका अगर कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई पीछे हटना चाहेगा। पर ये जरूर है कि ईश्वर सबको ये मौका नहीं देते हैं, और मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला है। सामूहिक विवाह का देखिए, अब कुल अंदाजा अभी मैं तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन लगभग 2016 से हमने शुरू किया था और अभी तक अब तो ये गिनना पड़ेगा कितनी लड़कियों का कन्यादान हमने किया है। 2016 से आपने शुरुआत किया? हाँ, 2016 से हमने शुरुआत किया। जी, इसका फंड आपकी सरकार से सहयोग लेते हैं या अपने निजी से? नहीं, अपनी निजी से। जो कमाते हैं उसमें से 2 रुपया अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए चलाते हैं और जो 2 रुपया बचता है वो समाज के भलाई के लिए खर्च करते हैं। जी, कन्यादान जैसे कहा जाता है एक महादान है, तो आज कितने संख्या में कितने लोगों को आप कन्यादान करने वाले हैं? देखिए, आज जो है ये दरअसल कोई सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम नहीं आयोजित था। एक कन्या है जो कि मतलब पैर से विकलांग है और बहुत ही मजबूरी में परिवार था, इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनका जो विवाह है वो संपन्न करा दें। तो उसी सिलसिले में उस बेटी का आज कन्यादान हमें करना है। जी, आगे भी कार्य करेंगे? जी, आगे कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करने हैं। अभी मैं आपको आगे की बात बताऊं तो जैसे फरवरी आने वाला है, तो रविदास जयंती के दिन जितने भी रथ यात्री हमारे क्षेत्र के निकलते हैं, चाहे पिपरा हो, छोटका दुभण हो, घोड़ाहरा हो, अब दुभण हो, इन सब का नाश्ता पानी का व्यवस्था कराना, इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं। और इस वर्ष जो आने वाला रविदास पूजा है, इसमें उम्मीद है कि रामपुर टिटही से भी लोग हमारे तरफ आएंगे, तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम करेंगे।
इसके अलावा आने वाले अप्रैल मई जून में भी कई कन्याओं का विवाह तय हो रखा है। तो अभी तो मतलब गिनती नहीं गिन सकते हैं कि कितनी बेटियों का कन्यादान करने के लिए है, लेकिन माता रानी की सब कृपा है और ऐसे ही हम लोग जनता के आशीर्वाद से चलते जा रहे हैं। कुछ जनता को आपने वादा भी किया मूर्ति अनावरण का, उसके बारे में क्या? जी देखिए, जनता को हमने अपने दुभड़ के जनता को संत रविदास जी का मंदिर निर्माण की और बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक निर्माण के लिए पहले ही कहा था, और कोरोना और लॉकडाउन के वजह से ये कार्य जो था हम लोग अभी तक संपन्न नहीं करा पाए, और अभी चुनावी माहौल है और इस दौरान अभी बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई कार्य करना। तो चुनाव के बाद जो है हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक मंदिर तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन बाबा साहेब का स्मारक का शिलान्यास हम लोग कराएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो दुभड़ के क्षेत्र की धरती है वो दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि कही जाती है, तो मन में इच्छा जगी है कि दुर्वासा ऋषि का भी एक मूर्ति अनावरण किया जाए, और जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर का साथ रहा तो अगले वर्ष ये भी कार्य हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने बताया कि आप बलिया को रसड़ा के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि बलिया में अगर कुछ खूबसूरत जगह की बात करें जहाँ विकास अच्छे तौर से दिखता है तो रसड़ा में दिखता है, और श्री उमा शंकर सिंह जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा भी ये इच्छा है, विचार है कि क्यों ना एक दूसरा रसड़ा अपने क्षेत्र को भी बनाने का प्रयास किया जाए। जितनी भी आज मेरे अंदर क्षमता है, मैं उस स्तर पर जो भी समाज के लिए कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे समाज मेरे साथ आएगा, ताकत बढ़ेगी, जितना जनता हमसे जुड़ते जाएगी, ऐसे हम आगे कार्य करते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विगत कई वर्षों से प्रदीप तिवारी अवैध रूप से अस्पताल चला रहा था और क्षेत्र के ग्रामीण जनों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ करते नजर आ रहा था, जिसकी शिकायत भोपाल में की गई थी। भोपाल से कार्रवाई के लिए प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर प्रिया चंद्रावत, एसडीएम विजय राघवगढ़, सच्चिदानंद त्रिपाठी तहसीलदार बरही और राममणि पटेल बीएमओ स्वास्थ्य केंद्र बरही की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर छापा मारा गया। बीएमओ बरही से जब स्टेट टुडे न्यूज ने बात की तो उन्होंने छापा मार कार्रवाई की पुष्टि की और बताया कि भोपाल से कार्रवाई करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें प्रदीप तिवारी अपनी क्लिनिक में एलोपैथी चिकित्सा करते हुए पकड़ा गया। साथ ही एलोपैथी दवाओं को रखते हुए भी पाया गया। उसके पास से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कागज पाया गया, लेकिन वो खुलेआम बिना किसी डिग्री के एलोपैथी चिकित्सा कर रहा था। कार्रवाई के दौरान उसकी क्लिनिक में ताला लगाकर सीलबंद किया गया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही है।